पूर्व मंत्री सुभाष कत्याल के सुपुत्र पलवल विधानसभा से भाजपा की टिकट के प्रबल दावेदार एडवोकेट राजीव कत्याल का महाविस्फोटक इंटरव्यू। पूर्व मंत्री करण दलाल और कांग्रेस को लेकर बोले राजीव कत्याल, कांग्रेस ने किया पलवल को कलंकित, भाईचारा किया खराब। बोले ये जनसेवा की भावना से नहीं करते कार्य। बोले इन्होंने राजनीति को बना रखा है धंधा। भाजपा संगठन के कांग्रेस में शामिल होने के पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल के बयान को लेकर बोले राजीव कत्याल, क्या उनको सब कुछ उधार की ही चाहिए? बोले क्या कांग्रेस पार्टी में आज अपना संगठन खड़ा करने की नहीं रही क्षमता? कांग्रेस पर बोला भाजपा नेता राजीव कत्याल ने बड़ा हमला। बोले राजीव कत्याल, पलवल में कांग्रेस का जिला कार्यालय चल रहा है बिना जिलाध्यक्ष के। बोले जब बाहर से आते हैं कांग्रेस के प्रभारी की किसको बनाना है तो इनमें आपस में होती है जूतम पैजार। अपनी ही पार्टी भाजपा के पलवल के विधायक दीपक मंगला को दे डाली राजीव कत्याल ने बड़ी नसीहत। में थी कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? ये जन सेवा की भावना से कार्य नहीं करते। इन्होंने तो राजनीति को धंधा बना रखा है और पिछले 25 वर्ष का जो कार्य पलवल में रहा, इन्होंने जो राजनीति को और जनसेवा की जो भावना होती थी उसको दूषित किया है और इन्होंने पलवल की मर्यादा को कलंकित किया है। राजनीति को और जनसेवा की जो भावना होती थी उसको दूषित किया है और इन्होंने पलवल की मर्यादा को कलंकित किया है। यहाँ पर पलवल में भाईचारे का जो हमारा एक मिसाल कायम होती थी, इन्होंने भय का प्रशासन बनाकर इन्होंने यहाँ पर लोगों पर गलत मुकदमे दर्ज करता हूँ। पलवल की अगर कोई बेइज्जती हुई तो इनके कार्यकाल के कारण भाजपा के पन्ना प्रमुख कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे तो मैं तो ये कहता हूँ कि क्या उनको उधार के सब कुछ कार्यकर्ता भी उधार के चाहिए? क्या आज कांग्रेस पार्टी में इतनी क्षमता भी नहीं रही कि वो अपना संगठन खड़ा कर सके? कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे तो मैं तो ये कहता हूँ कि क्या उनको उधार के सब कुछ कार्यकर्ता भी उधार के चाहिए? कांग्रेस पार्टी में इतनी क्षमता भी नहीं रही कि वो अपना संगठन खड़ा कर सके। देख रहा हूं कि ऐसा संगठन जिसका जिला का कार्यालय तो बना हुआ है लेकिन उनका आज का जिला का अध्यक्ष ही नहीं है पलवल का। और कितने समय से ये बातें चलती आ रही हैं कि नहीं जिलाध्यक्ष जल्दी बनने वाला है। जब इनके प्रभारी आते हैं वहां पर लोगों से, कार्यकर्ताओं से पूछने, उनकी मन का हाल जानने की किसको बनाना चाहिए और वहां पर इनमें जूतम पेजार हो जाता है। साहब, बात की जाए तो कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार आप पर आरोप लगाते हैं। कोई कहता है राजीव कत्याल अभी मैच्योर पॉलिटिशियन नहीं है, राजीव कत्याल राजनीति में कच्चे हैं, राजीव कत्याल इस तरीके के अनर्गल बयान जो हैं आपके खिलाफ कांग्रेस वर्कर्स के रहते, क्या कहना चाहिए उनको लेकर? देखिए, ये कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, मुझे उनके बारे में कोई बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा जो संवाद है, जो मेरा कार्य है, वो मेरी जनता के लिए मैं कार्य करता हूँ और जनता की अदालत में सब जनता के हाथ में होता है कि जनता ही नंबर देती है, जनता ही पैमाना सेट करती है कि कौन कार्यकर्ता या कौन नेता जनता के लिए दिल से कार्य कर रहा है, जनसेवा की भावना से कार्य कर रहा है। जहाँ तक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बात करूँ, उनको तो परेशानी हो जाती है जब मैं कोई सवाल पूछता हूँ। देखिए, कोई भी व्यक्ति जब 18 वर्ष से ऊपर हो जाता है तो उसका लोकतंत्र का वो एक हिस्सा बन जाता है। लोकतंत्र में हर किसी को सवाल पूछने का अधिकार है। आज हम भारतीय जनता पार्टी में हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमसे कोई सवाल पूछे बड़े हर्ष से हम उसका जवाब देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, क्योंकि जिम्मेवारी होती है सत्ता के समय, जो पार्टी सत्ता में होती है उसकी जिम्मेवारी होती है जनता के प्रति। इसलिए हम कभी भी कोई भी सवाल पूछता है परेशान नहीं होते। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जब भी किसी कांग्रेस के नेता से सवाल पूछा जाता है तो वैसे तो जवाब उस नेता को देना चाहिए और सवाल इसलिए पूछा जाता है क्योंकि वो बड़ा बढ़ चढ़ के ये कहते हैं कि हमने ये किया अपने कार्यकाल में, हमने वो किया। जब कोई इतना बढ़ चढ़ के बात करता है तो आदमी हिसाब मांग भी लेता है कि भैया आपने क्या कार्य किया अपने जब कार्यकाल में, जब सत्ता में आपको स्थान मिला था और पलवल की जनता ने जब आपको मौका दिया था तो आपकी पार्टी सत्ता में थी, कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? ये सवाल पूछने पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनकी जो भाषा शैली बदल जाती है। तो मैं तो जनता से पहले एक ही बात यही कहना चाहता हूँ, ये लोग अमर्यादित भाषा का जो प्रयोग करते हैं, खुले भाषणों में प्रयोग करते हैं, तो जनता को पहले ये देखना चाहिए कि क्या ये लोग जनसेवा के लिए लोग उपयुक्त भी हैं कि नहीं हैं। सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ निकुंज जी कि लोगों को पहले ये देखना चाहिए राजनीति जनसेवा का एक माध्यम मात्र है। आप जनसेवा के लिए राजनीति में आते हैं, जब इनको इतनी उत्तेजना हो जाती है, ये लड़ने उतरने को उतारू हो जाते हैं, इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है ये जनसेवा की भावना से कार्य नहीं करते, इन्होंने तो राजनीति को धंधा बना रखा है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, पिछले 25 वर्ष का जो कार्य पलवल में रहा,
इन्होंने जो राजनीति को और जनसेवा की जो भावना होती थी उसको दूषित किया है और इन्होंने पलवल की मर्यादा को कलंकित किया है। यहाँ पर पलवल में भाईचारे का जो हमारा एक मिसाल कायम होती थी, इन्होंने भय का प्रशासन बनाकर इन्होंने यहाँ पर लोगों पर गलत मुकदमे दर्ज कर जो जिस प्रकार कार्य प्रणाली लोगों के सामने रखी, आज पलवल में जो अगर कहते हैं कि पलवल का नाम इनके कारण हुआ, मैं कहता हूँ पलवल की अगर कोई बेइज्जती हुई तो इनके कार्यकाल के कारण हुई। इसलिए पलवल, आप जो कह रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता, उनका तो मेरे से नाराज होना स्वाभाविक है। राजीव कत्याल हमेशा सच्ची बात करता है, सही बात करता है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। अगर हमारी पार्टी में भी कोई कमी होगी, उसमें सुधार की जरूरत होगी, तो अपनी पार्टी के प्रतिनिधियों को भी बोलूंगा कि इसमें सुधार करने की जरूरत है। क्योंकि मैं पलवल का एक खाली पार्टी का एक संगठन का उपाध्यक्ष ही नहीं, मैं पलवल का एक नागरिक भी हूं और मेरी जिम्मेवारी अपनी जनता के प्रति, अपने लोगों के प्रति बिल्कुल बनती है। कत्याल साहब, बात की जाए, आपने बात की कि पहले भय का माहौल था जी, लेकिन बात की जाए तो भय का माहौल तो अब भी जनता में है। अभी देखा जाए बल्कि अपराधी बेखौफ होकर घूम रहे हैं। दिन दहाड़े एक व्यापारी को चाकू से गोद कर आज वो मरनासन अवस्था में है। जो आप जिसकी बात कर रहे हैं कि जो उन्होंने चाकू गोदे, जी। अपराधी बचेगा नहीं और सलाखों के पीछे जल्द आपको मिलेगा। लेकिन मैंने जो आपसे बात करी थी, भय का प्रशासन था। भय का प्रशासन ये था कि कोई राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता अगर कोई गलत काम को गलत बताता है या किसी दूसरी सत्ता के किसी भी नेता से सवाल पूछ लेता है विकास के लिए कि अमुक विकास के कार्य नहीं हो रहे, ये होने चाहिए, तो पिछली सरकारों में ये कार्य प्रणाली थी कि विपक्षी नेताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दिए जाते थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, कांग्रेस का जब शासनकाल था, कांग्रेस के जो नेताओं की परिपाटी ये थी कि खुद तो भ्रष्टाचार में लिप्त रहते थे, लेकिन अगर कोई विपक्ष का व्यक्ति या विपक्ष का नेता कोई सवाल उठाता था तो उस पर तुरंत मुकदमे दर्ज कर दिए जाते थे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप मुझे बताइए, पलवल में एक भी ऐसा केस बताइए कि किसी के खिलाफ द्वेष भावना से किसी भी विपक्षी नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई हो, कोई भी आज ऐसा व्यक्ति हो जिस पे कोई गलत मुकदमे बना दिए गए हो। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, माननीय मोदी जी की और माननीय मनोहर लाल जी की ये नीति है कि किसी भी विपक्ष के नेता को सवाल पूछने का पूरा अधिकार है और जो प्रशासन है उसका जवाब तथ्यों के साथ दे, ये नहीं कि किसी को डराकर धमकाकर उसके खिलाफ गलत मुकदमे बनाकर उसको सलाखों के पीछे डाले। अच्छा कत्याल साहब, बात की जाए पलवल विधानसभा क्षेत्र की, नर्सिंग कॉलेज की घोषणा तो हो गई लेकिन उसको अभी तक अमलीजामा नहीं बनाया गया। वो घोषणा जस की तस है, बड़े बड़े वादे और दावे किए गए। देखिए, नर्सिंग कॉलेज के लिए जो घोषणा की आप बात कर रहे हैं, माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, मनोहर लाल जी जो प्रदेश का मुखिया हैं, प्रदेश के मुखिया का एक कार्य होता है, उन्होंने बोला हर जिले में नर्सिंग कॉलेज बनेगा, मेडिकल कॉलेज बनेगा हर जिले में। उन्होंने एक योजना बनाई, उनका एक विजन है पलवल अपने प्रदेश की जनता के लिए, प्रदेश की जनता को स्वास्थ्य सेवाएं अच्छे से मिल पाएँ, बच्चों को इसमें रोजगार के साधन भी मिलेंगे, नई नई इसमें एम्प्लॉयमेंट भी होंगे। अब यहाँ के हमारे नेताओं का काम है कि उस जगह का चयन करके सरकार को बताया जाए कि ये जगह हमने फाइनल कर ली है और इस जगह पर नर्सिंग कॉलेज बनना चाहिए या मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए या कहीं स्कूल बनने चाहिए। ये यहाँ के नेताओं का कार्य है। तो मैं तो अपने यहाँ के नेताओं को भी बोल रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी जनता के सहयोग से जो सरपंच हैं, किस गांव के पास ज़मीन है, उस ज़मीन की निशानदेही करके उसको लोकेशन को देखकर तुरंत प्रभाव से सरकार के पास ये भेजना चाहिए, जिससे कि जल्दी से जल्दी अमलीजामा पहनाया जा सके। तो इसमें सरकार की कोई कमी नहीं है। इसमें सिर्फ जो प्रॉब्लम आ रही है वो जो यहाँ के लोकल हमारे जो नेता हैं उनको एक बार जनता से समंजस से बिठाकर, क्योंकि थोड़ा सा जब एक ऐसी घोषणा होती है तो हर इलाके के हमारे कुछ गाँव के लोग चाहते हैं हमारे यहाँ नर्सिंग कॉलेज खुले, दूसरे इलाके के लोग चाहते हैं हमारे यहाँ खुले। तो ये तालमेल बिठाने की सिर्फ कमी मात्र है और वो जल्दी पूरी कर ली जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। कत्याल साहब, जनसंवाद की बात की आपने, संवाद की बात की, क्या वाकई में ये तो बात की जाए अभी नर्सिंग कॉलेज की, बात की जाए बड़ौली कॉलेज की बात करें, बड़ौली कॉलेज में कन्याओं का कॉलेज जो है आपकी सरकार में खुला तो सही, लेकिन वहाँ शिक्षकों की कमी है। बड़ौली में ही रसुलपुर फ्लाईओवर कितनी जाने चली गई, 5 वर्ष की योजना लगभग पूरी होने को है। क्या वास्तव में इतनी संवाद की कमी भाजपा के पलवल के लोकल नेताओं में? देखिए, जहाँ तक पहले सरकार की नीयत और नीति की बात है, आपने बताया कि बड़ौली में कॉलेज बना तो सही। मैं आपको बताना चाहता हूँ, शिक्षा प्रणाली को चुस्त दुरुस्त करने के लिए ये हर इलाके में अलग अलग जगह पर बच्चों की शिक्षा के लिए साधन मुहैया कराने के लिए बड़ौली में भी खोला गया है। और जहाँ तक बात आप शिक्षकों की कमी की बोल रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी पीछे जो शिक्षकों की भर्ती हुई थी, कुछ लोगों ने उसका कोर्ट में जाकर एक केस भी डाल दिया कि उनको जो जिन लोगों का नाम आया उसमें जो परीक्षार्थी थे जो कि शिक्षक लगना चाह रहे थे, उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में केस डाला हुआ है। जैसे ही वो केस का निवारण हो जाएगा, शिक्षक
नियुक्त कर लिए जाएंगे और जो शिक्षकों की कमी है वो दूर कर ली जाएगी। ये व्यवस्था कोई लंबे समय के लिए यह व्यवस्था नहीं रहने वाली, ये तो मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, क्योंकि मेरे भी बड़े नेताओं से बात हुई और उन्होंने हमें बताया कि जैसे ही कोर्ट की केस का निपटारा होता है साथ साथ इसको करा लिया जाएगा। बाकी आप उसके अलावा जो बात कर रहे हैं, शिक्षा के अलावा आपने दूसरी क्या बात रसूलपुर फ्लाईओवर करी? रसूलपुर फ्लाईओवर की मैं आप कई पहले पत्रकार साथियों ने मेरे से बात भी करी, मैंने उनको भी बताया इस मामले में मेरे को कोई गुरेज नहीं है कहने में। ये ठीक है कि 2 साल का टाइम कोरोना की वजह से डिले भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर ठेकेदार की या जिस किसी अधिकारी की इसमें कमी है, हमारे प्रतिनिधियों को, मैं तो अपने पलवल के प्रतिनिधि दीपक मंगला जी से भी कहना चाहता हूं, उनको तुरंत इस बात का पता लगाकर उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करानी चाहिए। जनता को अपने प्रतिनिधियों पर बहुत विश्वास होता है और हमारा जो कार्य बनता है कि अगर किसी सरकारी कार्य में जनता को अगर कोई परेशानी आ रही है, जैसे पुल की वजह से परेशानी आ रही है, इसमें पुल तो जल्दी से जल्दी बना के देना ही चाहिए, जिससे कि आमजन जो इतना बड़ा इलाका है जो उस पुल के माध्यम से जुड़ा हुआ है उनको तो उसका लाभ मिले ही मिले, लेकिन जो अधिकारी इसके लिए दोषी है उन पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। कत्याल साहब, आप कार्रवाई की बात करते हैं, लेकिन बात देखा जाए आपकी पार्टी के नेता अक्सर इस पुल के ना बनने का ठीकरा ठेकेदार के सिर फोड़ देते हैं। क्या 5 वर्ष हो जाने के बाद जब चुनावी समय नजदीक आ रहा है, क्या भाजपा के सत्ता के नेताओं को अब ठेकेदार की गलती नजर आ रही है? और यही बात की जाए, क्या राजीव कत्याल की धाक में कोई कमी है? जो अगर किसी की गलती है तो क्या राजीव कत्याल की धाक से भी वो सुलह नहीं हो पा रही और उसके खिलाफ मुकदमा नहीं हो पा रहा? देखिए, मैं आपको निकुंज जी बता रहा हूँ कि जहाँ तक आपने बोला 5 साल इसमें देरी हो गई है, आज हमारे पलवल के प्रतिनिधि माननीय दीपक मंगला जी हैं। सरकार का कार्य देखना दीपक मंगला जी का कार्य है और हम संगठन के, मैं भारतीय जनता पार्टी का पलवल जिले का उपाध्यक्ष हूँ, इस नाते से मैं संगठन का कार्य देख रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, हमारी पार्टी में लोकतंत्र भी है और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि आगे मेरे को भी पार्टी अगर समझती है इस लायक कि मैं पलवल का प्रतिनिधि बनूँ तो मैं भी उसके लिए प्रयासरत हूँ। मैं भी आगे एमएलए का चुनाव लड़ना चाहता हूँ। मेरे पिताजी भी पहले विधायक रहे, मंत्री रहे। मेरे पिताजी जब मंत्री रहे तो ऐसा ही अलावलपुर का एक पुल बना था आगरा कैनाल पर, एक पुल टूट गया था जबकि वो यूपी गवर्नमेंट के अंडर आती थी उसकी परमिशन। मेरे पिताजी ने मुलायम सिंह यादव जी उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे, मुलायम सिंह यादव जी से तुरंत उसकी परमिशन लेकर साथ में उसको जल्दी से जल्दी बनवाकर जनता को समर्पित कर दिया था, जिससे कि कोई परेशानी ना हो। अब जहाँ तक पुल की बात आप कर रहे हैं, मेरी धाक की बात, मैं पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता हूँ। मेरे पिताजी के मंत्री होने का मतलब यह नहीं होता कि मैं दीपक मंगला जी को जो जिम्मेवारी दी गई उसमें जाकर बीच में इंटरवीन करूं। मैं तो उनसे मांग कर सकता हूं और मैंने उनसे कई बार बोला भी, मैंने माननीय केंद्रीय मंत्री जी से भी बोला और मुझे उन्होंने बताया भी कि जल्दी से जल्दी अब पुल, मेरे ख्याल से 1-1.5 महीने के अंदर अंदर पुल तैयार होकर जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। माननीय दीपक मंगला जी ने भी अभी एक, मैं देख रहा था उनका इंटरव्यू, उन्होंने भी खुद जाकर पुल पर जाकर मौके का मुआयना किया और उन्होंने वहां पर जाकर भी अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए कि इस पुल को जल्दी से जल्दी बनाकर समर्पित कर दिया जाएगा और ऐसा आश्वासन उन्होंने जनता को वहां दिया जाएगा। राजीव जी, बात की जाए आपकी तो चुनाव में सक्रिय, चुनावी राजनीति में टिकट की दौड़ में है, किस तरीके का जन समर्थन आपको लोगों से प्राप्त हो रहा है? देखिए, मैं तो अपनी पार्टियों की रीति नीति मुझे जनता तक पहुंचाने की जिम्मेवारी है, तो उस तत्वाधान में लगा हुआ हूं और मैं पार्टी के प्रचार के लिए, जो 2024 में चुनाव लोकसभा का पहले आएगा और उसके बाद 2024 लास्ट में विधानसभा का चुनाव भी आएगा, उसके लिए पार्टी को, जो पार्टी की नीतियां हैं, सरकार के कार्य, उनका प्रचार करने के लिए हमेशा लगा रहता हूं। लेकिन साथ में हाँ, क्योंकि मैंने जैसा बताया पार्टी में लोकतंत्र है, यहाँ पर कब कोई व्यक्ति संगठन से सरकार में आ जाए, सरकार वाला व्यक्ति संगठन में चला जाए। पिछली बार भी आपने देखा होगा विपुल गोयल जी कैबिनेट मंत्री थे और अगली बार उनको टिकट नहीं दिया, लेकिन आज वो संगठन में कार्य कर रहे हैं और अब वो दोबारा फिर आगे प्रयासरत हैं। ऐसे ही नरवीर जी की टिकट काट दी गई थी जबकि वो भी कैबिनेट मंत्री थे, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के मंत्री थे। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं भी इस लिहाज से कोशिश कर रहा हूँ और पार्टी सब कार्य अपने आप देखती है कि कौन व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा है पार्टी में और जनता की जनभावना क्या है। अगर सबको ये लगा कि जनभावना ये है कि राजीव कत्याल को टिकट देनी चाहिए, तो मैं निश्चित रूप से बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी जनभावनाओं के अनुरूप कार्य करती है और टिकट बदलने में 1 मिनट नहीं लगाती है। तो अगर पार्टी को लगा तो मुझे मौका देगी। और जहाँ तक आप मेरे जन समर्थन की बात कर रहे हैं, तो मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि मैं तो जनता में एक एक घर तक जाकर कोशिश कर रहा हूँ, लोगों की दिलों तक पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ और ये बता रहा हूँ लोगों को। मेरे पिताजी ने पहले इलाके की सेवा की, 3.25 साल का उनको एक मौका मिला कैबिनेट मंत्री रहते हुए। चाहे आप रोजगार की बात करें तो जो उस 3.25 साल में पलवल के युवाओं को रोजगार में जो अवसर मिले थे, मैं ये दावे से कह सकता हूँ 25 साल में कांग्रेस का यहाँ शासन रहा, उस 25 साल में उसको कंपेयर कर लें, उन 25 सालों में टोटल गिन लें और उन 3.25 साल में गिन लें,
जनताओं को जो रोजगार देने का, युवाओं को जो रोजगार देने का जो कार्य था उस समय सबसे ज़्यादा मेरे पिताजी के प्रयासों से किया गया। और कांग्रेस के शासनकाल में तो रोहतक के लोगों को नौकरी दी जाती थी यहाँ पर, ये तो बात किसी से छुपी हुई नहीं है। यहाँ के लोग तो ये सोचा करते थे अगर हमने रोजगार यहाँ पर मिल गया तो हम बेवकूफ़ बनाकर अपने झंडा उठा के कौन घूमेगा हमारे पीछे। यहाँ के नेताओं की तो ये सोच रहा करती थी। अब आप बात कर रहे हैं कि समर्थन, मुझे जनता से बहुत अच्छा समर्थन भी मिल रहा है और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ जनता का। और जो मेरे बुजुर्ग हैं और मेरे युवा साथी हैं वो मेरा इस कार्य में बहुत साथ भी दे रहे हैं। जगह जगह मेरे हर गाँवों में प्रोग्राम भी हो रहे हैं। सभी साथी सम्मान स्वरूप, मेरे लिए प्यार स्वरूप, मेरे परिवार के लिए परिवार स्वरूप हमारा जगह जगह अभिनंदन आपने अपने पिताजी के काम गिनवाए, लेकिन राजीव कत्याल अपने पिताजी से आगे बढ़कर क्या कोई लकीर और खींच पाएंगे और क्या अच्छा काम पलवल के लोगों के लिए आप कर पाएंगे? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने निकुंज जी। मेरे पिताजी के कार्य को किया हुआ जो उसका सम्मान है वो उनको मिलता है। उनके किए हुए कार्यों से मैं नहीं सोचता कि मुझे उसी पर अपनी राजनीति करनी चाहिए। अगर मुझे जनता के प्यार से और आशीर्वाद से पलवल का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है तो निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ, मैं भी युवा हूँ और हमारे भारत की 140 करोड़ की आबादी में से 70 करोड़ की जो आबादी वो 25 साल से कम उम्र के लोगों की है। और मैं आपको बताना चाहूँ 35 वर्ष तक के जो लोग हैं, आयु तक के लोग हैं, वो 65% हैं। तो अभी मैंने पिछले दिनों कुछ 50 युवा साथियों को अपने विश्राम गृह पलवल में भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन भी करवाया। तो मैं देख रहा था कुछ कांग्रेस के नेता इस पर कह रहे थे कि छोटे बच्चों को ज्वाइन कराया। तो पहले तो मैं एक संदेश उनके लिए देना चाहता हूँ कि जो युवा साथियों को ज्वाइन कराया गया सब 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के थे और उनकी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में, मनोहर और मोदी जी की नीतियों में उनकी आस्था थी, इस कारण उन्होंने ज्वाइन किया। लेकिन जिन लोगों ने उनका उपहास उड़ाया, मैं बताना चाहता हूं जो युवाओं का उपहास उड़ाते हैं उनका बुरा टाइम आते देर नहीं लगती और उनको अपना हश्र अगले चुनाव में देखने को भी मिलेगा। जहाँ तक आपने बात करी कि मेरी क्या प्रायोरिटीज़ रहेंगी आगे के लिए अगर मुझे मौका मिलता है, तो सबसे पहले तो मुझे ऐसे लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में पलवल को और थोड़ी तरक्की करने की ज़रूरत है। हमारा जो क्षेत्र है ब्रिज से लगती हुई भूमि है और बॉर्डर, यूपी के बॉर्डर पे हमारा ज़िला लगता है। तो हमारे पास एक यूनिवर्सिटी का रीजनल सेंटर यहाँ पर आना चाहिए जिससे बच्चों को जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं उसके लिए दूर ना जाना पड़े, पलवल में रहकर ही हो सके। उसके अलावा मुझे ऐसे लगता है कि आप देखिए पलवल में रोज़गार के साधन जो हैं, यहाँ के लिए हमारे युवाओं को रोज़गार के लिए बाहर जाना पड़ता है। इंडस्ट्रियल सेक्टर को बड़ा व्यवस्थित रूप से यहाँ डेवलप करने की ज़रूरत है। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आज भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की वजह से, मोदी जी की वजह से और मनोहर जी की जो नीतियां हैं उनकी वजह से, केएमपी देखिए और केजीपी देखिए, कुंडली मानेसर पलवल, कुंडली गाजियाबाद पलवल, मुंबई बड़ौदा एक्सप्रेस हाईवे, आज जेवर का अंतर्राष्ट्रीय हवाई। आपने बात की सरकार ने केजीपी बनाए, केएमपी बनाए, विकास तो हुआ, लेकिन केंद्र सरकार में मंत्री और फरीदाबाद लोकसभा के वर्तमान सांसद कृष्णपाल गुर्जर जब विपक्ष में हुआ करते थे तो टोल टैक्स को जजिया कर कहा करते थे, कांग्रेस को जजिया कर वाली सरकार कहा करते थे। लेकिन अब देखा जाए तो फरीदाबाद से जब आदमी चलता है या पलवल से चलता है, चारों तरफ जनता की सीने पर टोल टैक्स का बोझ आपकी सरकार में लाद दिया गया है। देखिए, ये कोई व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के राज में शुरू नहीं हुई, ये व्यवस्था कांग्रेस के प्रशासन में भी थी। आप ये बात देखिए, अगर हमें अच्छी व्यवस्था चाहिए, हमें सुविधाएं ज़्यादा चाहिए, तो मैं कल केंद्रीय मंत्री हमारे नितिन गडकरी जी का एक भाषण सुन रहा था। मैं खाली टाइम में बैठकर बड़े नेताओं का कोशिश करता हूं कि उनके विचार सुनूं, उनका जो एक्सपीरियंस है उसको आत्मसात करने की कोशिश करता हूं। तो कोई पत्रकार सम्मेलन में उनसे एक क्वेश्चन पूछ रहे थे कि जी टोल, गुड़गांवा वाला टोल जो काफ़ी टाइम से लगा हुआ है, इस टोल को अब ख़त्म कर दिया जाए, इससे तो काफ़ी पैसा भी, सरकार का खर्चा भी निकल चुका है। तो मैं उनका जवाब ही आपको बता देता हूँ। उससे उन्होंने बोला कि आज अगर हम किसी बड़े होटल में जाकर अगर हम खाना खाते हैं तो हमें वहाँ सुविधाएं ज़्यादा देनी पड़ती हैं, ज़्यादा पैसा देना पड़ता है उसके लिए, लेकिन हमें सुविधा ज़्यादा मिलती है। अगर हम कहीं ढाबे में जाकर खाना खाते हैं तो हमें उसका खर्च कम उठाना पड़ता है। इसी प्रकार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हमें अच्छी सड़कें चाहिए तो सरकार का अपना एक बजट होता है, उस बजट की व्यवस्था सरकार को करनी पड़ती है। सरकार का पैसा ऐसा नहीं हो सकता कि कोई नेता या अपने घर ले जाएगा, उसी पैसे को समान रूप से वितरण करना पड़ता है। अगर हम चाहते हैं अच्छी सड़कें बने, अच्छी हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ ज़्यादा हों, तो उसके लिए जो पैसा हम लोग ही थोड़ा थोड़ा करके जो पैसा देते हैं उससे एकत्रित होकर ही सड़कें बनती हैं वो। और जब पैसा टोल के माध्यम से आता है, सरकार फिर उस टोल के माध्यम से जो पैसा आता है उसको और आगे जगह भी लगाती है।